किरण डायमंड्स जो है वो विश्व की सबसे बड़ी माइन डायमंड्स की कंपनी है, और कीरा उसकी छोटी बहन समझ लो, मैं तो छोटी बहन कहता हूँ। तो कीरा ने एक साल के अंदर आपकी, आई थिंक यू केम इनटू द मार्केट इन अक्टूबर, अभी अक्टूबर हुआ भी नहीं है, लेकिन एक साल के पहले ही आपने पूरे विश्व में आपका डंका पीट दिया है। तो आई थिंक यू डिजर्व टू बी कॉन्ग्रेचुलेटेड। आपका क्या कहना है? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने बताया, किरण जेम्स ऑफ कोर्स हमारा परिवार ही है, जो नेचुरल डायमंड को सर्व करते हैं और वर्ल्ड वाइड लीडर है बहुत सालों से। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमने, मान लो कि ये हमारा अलग डिवीज़न, जो किरण से कोई कनेक्शन नहीं है, पर हमारा अलग डिवीज़न हमने किया हुआ है। और इस डिवीज़न में कीरा डियाम, तो हम लोग लैब ग्रोन लूज डायमंड हो गया, जो सर्टिफाइड है 1 कैरेट अप के सारे, 1 से लेकर आप समझ लिए 10-12 कैरेट तक की सारी वेराइटीज हम लोग रखते हैं। और अगर नॉन सर्टिफाइड हो गया तो कैरेट डाउन में 15 सेंट से लेके 1 कैरेट तक का सारा हम लोग नॉन सर्टिफाइड के सारे अलग अलग फैंसी शेप में, राउंड में हम लोग सर्व करते हैं। और जैसे आपने बताया कि 1 साल के अंदर में, या तो समझ लीजिए कि ये शो जब अभी आएगा IAGS का, तभी हमारा 1 साल होगा। और बहुत खुशी की बात है, ऊपर वाले की दया है, भगवान की भी कुछ, वो बोलते ना, आपकी मेहनत भी है सर। हाँ, मेहनत भी है, हमारी टीम की भी बहुत बड़ी मेहनत है, ऑफ कोर्स। उसके बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो रियल सबके शुक्रगुजार है, जो हमारे कस्टमर है, जो हमसे एसोसिएटेड है, हमारी टीम है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बिकॉज ऑफ आप सबकी वजह से, या तो हम साथ में हैं इसीलिए हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। और अपने को ये तो जस्ट शुरुआत है, बहुत आगे और बहुत ऊपर तक जाना है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने जो आपकी प्रोडक्ट रेंज बताई है, क्या आप लूज के बारे में बताया कि बिलो 1 कैरेट भी है, तो सर्टिफाइड के बारे में बताया, नॉन सर्टिफाइड के बारे में बताया। तो आज डिमांड किसकी है ज्यादा, सर्टिफाइड की है या नॉन सर्टिफाइड की? सब चीजें चल रही है। सब, मान लो, अलग अलग टाइप के ज्वेलर्स या तो अलग अलग टाइप के जो भी पब्लिक ऑफरिंग है, वो अपना ज्वेलरी या तो कौन से दायरे में, कौन सी ब्रांड या तो नॉन ब्रांडेड कैसे प्लेसमेंट करते हैं, उसके हिसाब से सबका लाइट वेट से लेके हैवी वेट, वेरी हैवी वेट, सब अलग अलग डिमांड्स है और सब चल रहा है। अच्छा, हाँ, अच्छे खासे लोग हैं कि जो इवन ज्यादा जाड़े में ही फोकस करते, बिकॉज क्या होता है कि नेचुरल डायमंड की अगर बात करें तो सबके लिए एक टिकट प्राइस के ऊपर जब जाता है तो अफोर्डेबल नहीं रहता है। या तो लेट्स से कि वंस इन अ लाइफ टाइम ही ले सकते हैं। और जब भी हम CVD लैब ग्रोन ज्वेलरी की अगर बात करें तो सबसे बढ़िया जो बात है वो ये है कि अफोर्डेबल प्राइस में या तो एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम पर्सन ले सकता है। और उसका, वो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं ना, अपनी महत्वाकांक्षा, तो जो अपनी इच्छाएं है वो पूरी कर सकता है। तो ये जो आपने जो लैब ग्रोन डायमंड के इंडस्ट्री में जब आपने पदार्पण किया, तो शुरुआत में आपको किस प्रकार की दिक्कतें आई? दिक्कत कुछ तो आई होंगी ना, बिकॉज देयर इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एनी न्यू एक्टिविटी। ये कैसी बात हुई मालूम है? आप रोड पे जा रहे हो और आप हर्डल के बगैर बहुत ही स्मूथनेस से जाना है, वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो वही मैं चाहता हूँ कि आप बताइए हमसे। बट कई बार क्या है कि उसको दिक्कतें नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिएटिंग फ्रॉम स्क्रैच। ओके, कि जब जीरो से चालू किया है, मान लो कि एक नया कंपनी है, तो कोई भी नई चीज जो होती है तो पैदा होती है तो एक क्या बेबी से चालू होती है, फिर अपने को बेबी को ग्रो करना है। अच्छा। उसमें समझ डालना है। तो अपना मान लो कि भाई आज ऑफिस हो गया नया, उसका ब्रांडिंग हो गया, अवेयरनेस हुआ। आज कई बार क्या है कि जो अपने से जान पहचान रखते हैं उनको तो पता ही है पूरा डिटेल में, बट इतना विशाल मार्केट है, इतने बहुत सारे लोग अपने ज्वेलरी बिजनेस में इन्वॉल्व है, बट सबको नहीं पता होता है कि भाई कौन सी कंपनी है, या तो कौन लोग है इनके पीछे, या तो किस टाइप का डायमंड ज्वेलरी अपने को कीरा में से मिल सकता है, कौन सी क्वालिटी का। तो वो क्या होता है कि एक अवेयरनेस के बाद ही आता है। अच्छा, टोटली नया टीम बिल्डअप करना,
पूरा का पूरा ऑफिस सेटअप करना, और हमारा कंपनी का पहले से एक सोच रहा है कि हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी चीज में हम एंटर होते हैं तो बेस्ट प्रोडक्ट ही बनाना है, बाकी नहीं करना है। ये तो एक बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ। सिर्फ आप क्वालिटी पे नहीं फोकस करते, स्केल पर भी फोकस करते। हाँ, 100%। क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है और वेबसाइट पे भी देखा है, आपके जो नंबर ऑफ रिएक्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा है। हाँ, सबसे ज्यादा है। हाँ, और आपने जब एंट्री करी तो उसमें काफी लोग आ चुके थे। ग्रोइंग हाँ। में आप बड़े प्लेयर में आप सबसे लास्ट आए। सही तो सही बात है। आपके दो चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंडस्ट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया हैज बिकम अ सेंटर फॉर सीवीडी, और चाइना में एचपीएसटी का ये सही है, है। वो उस पे उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल वगैरह मिलती है। तो आपके सर्वे या आपके स्टडी के हिसाब से इंडिया में कितने रिएक्टर्स हैं और उसमें से आपके कितने हैं? एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता सकता। हाँ, एक अंदाजा अगर हाँ अंदाजित अगर मान लो कि सीवीडी रिएक्टर्स की बात करें तो कच्चा फिगर हो सकता है कि 9 से 10,000 होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। हाँ, और उसमें से आपके करीबन 5,000 जैसे। अच्छा, तो मतलब आधा शेयर तो आपका प्रोडक्शन में है। हाँ, बट क्या है कि मान लो कि जब चालू किया तभी एक पोर्शन चालू हुआ, फिर एडिशन, फिर एडिशन, फिर एडिशन करके, तो कई चीजें उसकी वो आज मान लो प्रोसेस में होती है, और उसके एक जो बोलते हैं ना स्केलिंग अप स्टेप बाय स्टेप होता है। तो वो भी ऑलरेडी हमारा हो भी गया है और उससे भी कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा। हाँ, तो मतलब जस्ट टू समराइज, आपके 5,000 रिएक्टर्स है, उसमें से ऑपरेशनल कितने हैं? अभी के लिए तो सब ऑपरेशनल। हाँ। अच्छा, और बीच में मैंने कहीं पढ़ा है कि आप यूएई में भी डायमंड्स ग्रो करना चाहते हैं। हाँ, यूएई में डायमंड ग्रोइंग जो है यूनिट, हाँ वहाँ से हमारा पूरा सप्लाई रहता है और वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, मतलब सूरत के अलावा यूएई में भी है। अच्छा, तो वो एडिशनल कैपेसिटी है, वो साथ में वो मिलके। हाँ, मिलके। अच्छा, तो क्या है हमारा मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हमारे टोटल यूनिट्स है वो करके जो सप्लाई बेसिकली एक जगह से अपना जो क्रिएशन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, वो टोटलिटी में एक ही हो गया। अच्छा, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यूएई में जो आपका बनता है, ग्रो करते हैं, उसका कटिंग पॉलिशिंग वापस इंडिया में आते करते हो कि वहीं करते हो? ना, इंडिया में होता है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कटिंग पॉलिशिंग की अगर बात करें, तो इंडिया इज द नंबर वन। इंडिया ही नंबर वन है। या तो एक्सपर्टाइज लेवल की अगर बात करें तो इंडिया के सिवा कोई छुटकारा नहीं है। सही बात है। एक समय था जब मान लो रशिया या तो बेल्जियम या तो इजराइल या तो हो सकता है छोटे मोटे और कंट्रीज हो कि जो प्रोडक्शन कर रहे थे या तो बहुत ही बेहतर तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते थे। आप 10, 20, 30 साल पीछे चले जाओ तो इंडिया बहुत लोअर लेवल के या तो लोअर पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाता था। वहां से धीरे धीरे करके आज इंडिया का मुकाबला दुनिया भर में कहीं पे है ही नहीं, और इंडिया को बीट करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा एटलीस्ट कुछ सालों में तो आगे अगर देखते हैं 2-5 साल तो कहीं पे दिख भी नहीं रहा है कि और कोई इंडिया को कॉम्पीट कर सकता है। तो अपनी भारत की जनता के लिए गर्व की बात है कि भाई हम जो लेवल खड़ा कर सके हैं दुनिया में कोई अभी तक बीट करने का एटलीस्ट शॉर्ट फ्यूचर में कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, तो अभी आप बहुत एक्टिव हैं ट्रेड शोज में। हाल ही में जेसी के जो शो हुआ और आईएजेस भी अभी बस अभी आ रहा है 3 हफ्ते में आईएजेस है। तो मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को बड़ा इंटरेस्ट होगा इसमें, क्योंकि जेसी के इस साल काफी क्या कहते हैं, काफी चर्चा में रहा। और कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स हुई, कुछ निगेटिव डेवलपमेंट्स भी हुई। तो आपका तजुर्बा कैसा था? तो थोड़ा सा जेसीके के बारे में बताइए आप। देखो जेसीके 2024। हाँ, जेसीके में अगर हम हमारी कीरा की बात करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा शो था। कंटिन्यूसली इतनी सारी अपॉइंटमेंट्स, कई लोगों को हम
अपॉइंटमेंट नहीं भी दे सके तो उसके लिए एक्चुअली हमारा ही कहीं ना कहीं गलती हुआ। बट हाँ, उनको हमने पीछे से ऑफिस में बुला के या तो बाकी के वो जो भी उनका जो कैटरिंग था वो ऑलरेडी कर दिया था। बट कंटिन्यूसली थ्रू आउट द शो हम लोग बहुत बिजी थे, बहुत सारे कस्टमर्स आए, विजिट किया, प्रोडक्ट जो उनको देखना समझना है वो सारे जो एक्टिविटीज है वो खत्म हुई और अच्छे हम ऑर्डर के साथ में हम लोग आगे बढ़े। अच्छा, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेकिन मैं क्या पूछना चाहता हूँ हाँ। कि जो जेसीके में तो कई देशों से लोग आते हैं, हाँ लेकिन ज्यादातर यूएस से आते हैं। हाँ, यूएस तो के ज्यादा होते हैं। आपका जो अनुभव रहा हाँ। इस साल, तो ज्यादातर अमेरिकन रिटेलर्स आए कि बाहर से भी लोग आए? अमेरिका में जेसीके के शो में ज्यादातर अमेरिका के या तो अमेरिका के जो कनेक्टेड कंट्रीज चाहे कनाडा हो गया, कैरेबियंस हो गए या तो ये जो आइलैंड्स वगैरह है, वही मेजोरिटी कस्टमर्स आते हैं। अच्छा। देन 5 से 7% या 10% देन वर्ल्ड वाइड से सब स्क्रेटेड होते हैं। अच्छा, जो क्लाइंट्स आते तो हैं ज्यादातर अमेरिकन से? हाँ, ज्यादातर अमेरिका का फोकस और क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट तो अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका है और और लगभग सबसे ज्यादा वहाँ पे विजिटर्स है, वो भी बेसिकली अमेरिकन ही आते हैं। हाँ। अच्छा, तो आपका जो ये है प्रेजेंस अक्रॉस द वैल्यू चेन, आप तो ग्रोइंग से लेके तो ज्वेलरी तक है। हाँ। तो जेसीके में आपने ज्यादा फोकस ज्वेलरी पे था या लूज पे भी था? हमारा जो कैटरिंग है वो सब तरह के क्लाइंट को है। हाँ। कि जिनको लूज लेना है उनके लिए लूज की प्रॉपर वेराइटी विथ बोलते हैं ना एग्जैक्ट मैचिंग हुआ या तो एग्जैक्ट MM साइज। आज मान लो कि टेनिस ब्रेसलेट हो गया, चैनल सेटिंग के कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, एटर्निटी रिंग्स वगैरह आते हैं, तो उनके जो मैचिंग या तो उनके रेगुलर जो यूजेज होता है अकॉर्डिंगली सारे अलग अलग फैंसी शेप में मैचिंग के साथ में हम लोग प्रॉपर सर्व करते हैं, इवन लेआउट के साथ में। आज नेकलेसेस बनाना है या तो बाकी और कोई स्पेसिफिक डिजाइन है तो हमारे पास से सारी वेराइटीज अवेलेबल हो जाती है, जो और कहीं पे मैं ऐसा नहीं बोलता नहीं हो सकता है, बट मुश्किल है। अच्छा, नहीं मैं क्यों पूछ रहा चाहता था आपसे, हाँ। क्योंकि आप देखोगे लूज या फिर ज्वेलरी, तो लूज में मार्जिन थोड़ा सा प्रेशर में रहता है बिकॉज इट्स मेनली ट्रेडिंग, और ज्वेलरी में बिकॉज मार्जिन्स आर बेटर, तो आप मतलब फोकस एक जज पे करते थे या फिर जैसा मार्केट की दिशा है वैसे आप चलते हैं? देखो, हमारी जो कंपनी है, जो स्केल पे हम लोग काम कर रहे हैं या तो हमें करना है, हमें कोई पर्टिकुलर एक अवेन्यूज के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना है या तो एक टाइप के लोगों के साथ नहीं। हमें सारे टाइप के जो लोग हैं, आज बहुत सारे मान लो कि ज्वेलरी हाउसेस है जो खुद का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बहुत सारे B2B प्लेयर है जो ज्वेलरी बना के आगे रिटेलर को सर्व करते हैं। सही बात। तो हम मानते हैं कि भाई हमें हर टाइप के सेगमेंट के कस्टमर के साथ में क्लोजली कनेक्टेड रहना है और हमें मेक श्योर करना है कि हम जिसके साथ में काम करते हैं वो आगे हैप्पीली काम कर सके रेगुलरली। अच्छा, वही हमारा सोच है। समझ गया। अभी देखो, जहाँ तक जेसीके का सवाल है, हमने लोगों से बात करते हैं तो ऐसा सुना हमने कि मार्केट 2 साल में बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मार्केट में थोड़ी नरमी आ गई है। और देखो, 2 टाइप के रिटेलर्स हैं, एक तो चेन स्टोर्स हैं और इंडिपेंडेंट्स हैं। तो आपका अनुभव कैसे रहा? इंडिपेंडेंट्स का रिस्पांस कैसा रहा, चेन स्टोर्स का कैसा? सी, हमारे लिए अगर बात करो तो हमारे लिए तो सुपर्ब रिस्पांस रहा दोनों सेगमेंट में। दोनों सेगमेंट में। अच्छा। बट क्या होता है मालूम है कि जैसे हम अगर जैसे मैंने बोला कि भाई नई कंपनी है, हमारी बेबी कंपनी है, हमने सोचा था उससे बहुत ज्यादा हमको वेलकम किया गया। अच्छा। और अच्छे खासे लोग जो हमें कहीं आज मान लो कि हमने सामने से शायद रीच भी नहीं कर पाए थे, तो लोग भी सामने से आए और हमारे साथ में काम करने की इच्छा या तो उनकी काम करने की वो दिखाई। अच्छा, तो अमेरिका में आप कैसे काम करते हो? आपकी ऑफिस है या आपने फिर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया है? कैसे करते हैं आप काम? हाँ, हमारे जो क्लोजली कनेक्टेड जो फैमिली कंपनी आप बोल सकते हो। अच्छा, आपकी कंपनी है वहाँ पे? हाँ, फैमिली कंपनी है। हाँ। अब आते हैं इंडिया की तरफ। हाँ। तो अभी IIJS आ रहा है और IIJS में ये साल, क्योंकि आप मानो न या ना मानो, माइंड डायमंड्स हो या ग्रोन डायमंड्स हो, दोनों में नरमी है। वो नरमी इसलिए है क्योंकि डिमांड की वजह से। तो आप एज अ लार्जेस्ट ग्रोअर, ऐसी क्या चीज है जो आप रिटेलर्स को
ऑफर करना चाहते हैं जो और लोग नहीं देते हैं, वो क्या नया है जो आप ऑफर करना चाहते हो, वेदर इट इज अ होलसेलर और अ रिटेलर? तो थोड़ा विस्तार में बताइए। सबसे पहले अगर आप जब नवमी की बात करते हैं तो देखो अप्स एंड डाउन मार्केट के लाइफ लॉन्ग चालू ही रहते हैं, मगर हाँ इस बार हो सकता है कि भाई जो समय जो पिकअप होना चाहिए उसकी बजाय थोड़ा लंबा चला, बट वो समय के साथ में चेंज हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है स्ट्रांगली। और अगर आपने बोला लैब ग्रोन में भी नरमी है, मैं नहीं मानता हूँ कि लैब ग्रोन में नरमी है। नहीं, ग्लोबल स्केल पे है। ग्लोबल सी आप थोड़ा पास में चले जाए, हाँ। तो सबसे पहले ये लैब ग्रोन का प्रोडक्ट यूज करना चालू हुआ अमेरिका से। सही बात है। बराबर, तो अमेरिका वाज द ओनली डोमिनेटिंग मार्केट कि भाई वहीं पे सारा यूज होता था, बाकी वर्ल्ड वाइड में कहीं पे कुछ उसका समझ लो कि नॉलेज भी नहीं था। बिल्कुल ठीक। या तो उसके बारे में क्या कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट का पूरा अगर डिटेलिंग नहीं पता है, उसका स्ट्रक्चरिंग नहीं पता है, तो क्या होता है कि एक सच्ची झूठी मान्यताएं भी होती है कि ये सही है, गलत है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट क्या है कि जब तक आपको पूरा नॉलेज ही नहीं है कि भाई प्रोडक्ट कहाँ पे स्टैंड आउट करता है, या तो उसका जो आप आज लेबोरेटरी लेवल पे अगर साइंटिफिक लेवल पे भी अगर देखते हो कि भाई उसका स्ट्रक्चरिंग क्या है, तो कई बार उसको मिसजज कर लेते हैं। कमिंग बैक टू यूएसए, तो शुरुआत यूएसए से हुई, तो पहले यूएसए ने ही खाली चालू किया। हम बोल सकते 100% तो वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, बट समझ लो कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज बीइंग सोल्ड इन यूएसए ओनली। ओके, उसके बारे में धीरे धीरे मान लो कि जो यूएसए से क्लोजली कनेक्टेड कंट्रीज है, जैसे कनाडा हो गया, अच्छे खासे लोग आज मान लो कि यूके हो गया, या तो कहीं और कंट्रीज है, कैरेबियंस वगैरह हुआ, तो वहां पे भी उसके साथ में पैरेलली चालू हुआ। देन धीरे धीरे एक्सटेंड होता होता वो दुनिया भर में फैल रहा है। आप इंडिया की बात करें तो इंडिया पे ही फोकस करते हैं। हाँ, हम इंडिया की बात करें क्योंकि आज मुझे जो लगता है कि यूएसए में अभी जो मान लो कि जिस लेवल का, जिस स्केल का काम होता है, आज से कुछ सालों में हो सकता है कि वो 2 गुना 5 गुना होने में टाइम नहीं लगने वाला है। नहीं, ये तो आपने बहुत पते की बात कही। मैं ग्रोअर और मैन्युफैक्चरर से बात कर रहा था, तो उनका कहना ये है कि हिंदुस्तान की जो मार्केट की डेवलपमेंट हो रही है, देखो बेस छोटा है, लेकिन जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, अगर यही ग्रोथ चलती रही और 2-3 साल, तो हमको एक्सपोर्ट में ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा उनका मानना है। आपका क्या कहना है? मैं तो समझता हूँ कई बार क्या होता है मालूम है कि एक जो अपनी करंट जो सोच होती है ना, उसी के दायरे के अंदर में सोच लिमिटेड रह जाती घूमते रहते हैं। हाँ, बट क्या है कि एक समय था कि भाई आज यूएस में पर हेड की इनकम अगर देखो, या तो स्पेंडिंग पावर, डिस्पोजेबल इनकम जिसको हम बोलते हैं, कि भाई डिस्पोजेबल इनकम उन लोगों के पास बहुत ज्यादा थी कंपेयर टू आज मान लो इंडिया हो गया, या तो अपने अदर एशियन कंट्रीज हो गए। क्योंकि आज हमारा कमाई कम है, और जब कोई भी, आज हम एमआरपी की बात करते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट आज मुझे बाई करना है तो उसका एमआरपी ही बहुत ज्यादा है, तो मुझे मेरा बजटिंग करता हूँ तो वो आउट ऑफ रीच हो जाता है। बट यहीं पे आई थिंक द रियल गेम स्टार्ट्स कि भाई आज इंडियन जो राजा महाराजाओं के जमाने से सबको ज्वेलरी, या तो उसके बारे में एक चाह बोलते, इच्छा बोलते, वो बहुत सालों से, जनरेशन से है, बट बहुत कम परसेंटेज या तो बहुत कुछ ही जूझ लोग हैं कि जो ज्वेलरी या तो नेचुरल डायमंड ज्वेलरी को अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, या तो उनको बाय कर सकते हैं। हो सकता है छोटा मोटा लाइफ में एक बार ले ले, आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि देन उसके ज्यादा वो स्पेंड करना पॉसिबल भी नहीं होता है। जब आप लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी की अगर बात करो, तो आज वही जो रेशियो है वो पूरा घूम जाता है कि आज मेरी चाह है, ओके मेरे पास लिमिटेड, या तो अपना ओवरऑल जो स्केल है कि पर पर्सन की जो अगर इनकम बोले, तो वो भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, और बहुत सारे लोग आज लोअर से मीडियम लेवल, मीडियम से हायर मीडियम लेवल की इनकम स्लैब में, या तो हायर मीडियम लेवल से और हायर या तो सुपर हाई में जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, या तो हो सकता है कि भाई जो नेचुरल डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं उससे 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना लोग जो ये नई प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकेंगे और उनका आनंद उठा सकेंगे। बिल्कुल ठीक। तो आप फिर एक बार अपना IIGS की तरफ आते हैं, क्योंकि उसमें
हमारे जो दर्शक हैं हाँ ज्यादातर तो रिटेलर्स ही हैं, ज्वेलर्स हाँ ही हाँ हैं, रिटेलर तो ही है। उनको आप क्या बताना चाहोगे कि वो आपके पास जरूर आएंगे, हाँ लेकिन आने से पहले अगर उनको थोड़ी सी झलक मिल जाए कि हमको क्या नया देखने को मिलेगा, लूज में बोलो, ज्वेलरी में बोलो, प्राइस पॉइंट्स में, मैं आप पे छोड़ता हूँ, बिकॉज यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू ऑफर टू द विजिटर्स हु आर गोइंग टू कम एंड विजिट यू एट योर बूथ, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। जैसे मैंने आपको बोला कि लूज की अगर बात करें तो हमारा जो प्रोडक्शन का जो स्ट्रेंथ है, हम लोग नॉर्मली 15 सेंट से ऊपर और बिलो 1 कैरेट का नॉन सर्टिफाइड का हम ऑफरिंग कर रहे हैं, जो पार्सल बट वेरी वेल सॉर्टेड, वेरी वेल कट प्रोडक्ट्स। या तो जो अगर फैंसी की बात करें तो फैंसी में रेशियो या तो हम जो माप साइज बोलते हैं उसका महत्व बहुत होता है, क्योंकि इसके बाद में क्या है कि जो लाइट लस्टर जो आना चाहिए वो पूरा अलग ही ऊपर के आता है। तो हम सारी चीजें ध्यान में रख के उसी टाइप का प्रोडक्शन करते हैं और मल्टीपल वैरायटी ऑफ शेप हम सर्व कर रहे हैं और करना चाहेंगे। कैरेट अप की बात करें तो सबके अपने अपने एक प्लानिंग होते हैं, नॉर्मली सर्टिफाइड ज़्यादा पॉपुलर है, तो सर्टिफाइड में भी हम लोग IGI हो गया, GIA हो गया, या तो बाकी की जो मल्टीपल GSI हो गया, अलग अलग लैब का भी हम लोग पूरा वैरायटी हम सर्व कस्टमर को करते हैं, उनको चॉइसेस देते हैं। तो थोड़ी सी स्पेसिफिक मैं बात करता हूँ, आपने जो किया तो अभी IIJS में कैसा है कि हर तरह के लोग आते हैं, मतलब मिडलमैन आते हैं, मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, लेकिन मैं रिटेल पे फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका इंटरफेस डायरेक्ट कंज्यूमर से होता है। बराबर तो है। आपका जो अनुभव है, तो आज आप तो इंडिया में रिटेल लेवल पे भी काफी एक्टिव है, तो देखो रिटेलर्स ऐसे हैं जो बड़े रिटेलर्स है वो खुद की ज्वेलरी बनाते हैं या फिर बाहर से बनवा के लेते हैं, वो आपका लूज खरीद, हाँ सही है ना, एक बात सही है। और दूसरे कई ज्वेलर्स ऐसे हैं जो पसंद करते हैं कि भैया हम रेडीमेड ज्वेलरी बना लें। तो आपका क्या अनुभव है, मतलब ज्यादातर के ज्वेलरी जा रही है या फिर लूज जा रहे हैं इंडिया में? इंडिया में दोनों तरह के लोग हैं। कई लोग परसेंटेज वाइज में पूछ रहा हूँ। देखो, जो बड़े ऑर्गेनाइज जो समझ लो कि जो चेन से लेके उस टाइप के जो लोग हैं, वो हो सकता है कि खुद के यूनिट भी है या तो खुद का मान लो डिजाइन बैंक भी होता है एक लेवल का, वो प्रिफर करते हैं कि वे कुछ लूज भी ले ले या कुछ अपने पास भी ज्वेलरी बना ले। बट जो मीडियम से लेके जो स्मॉलर स्केल के जो लोग हैं उनके लिए हमेशा अच्छा वही होता है कि वो सीधा रेडीमेड ज्वेलरी बाई करे, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि उनके लिए बहुत बड़ा हैसल हो जाता है, या तो टाइम का इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री भी बचा हुआ रहता है। तो दोनों तरह के लोग काम कर रहे हैं, दोनों को हम सर्व भी कर रहे हैं, बट उनके लिए बेनिफिटेड मोस्ट रहता है कि वो ज्वेलरी बना के डायरेक्ट ज्वेलरी ही कंज्यूम करे उसमें। बिल्कुल सही बात। तो ये आपने बहुत पते की बात कही कि ज्वेलर अगर ज्वेलरी लेता है तो उसको बेनिफिट ज्यादा है, उसको सिर्फ बेचने पे फोकस करना। हाँ सही बात है ना। अभी सबसे अहम मुद्दा जो है, जो अब तक मैंने पूछा नहीं था आपको सवाल, वो है प्राइसेस के बारे में। बराबर। अभी देखो ये डायमंड की बात करें, पॉलिश्ड की, होलसेल लेवल पे कोई भी ट्रेड शो में उसका भाव $200 पर कैरेट होता था। अभी ये साल ऐसा लोगों को मानना है कि वो $150 तक कम हो गया है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, मैं पिछले 1-1.5 साल से लोगों से, ग्रोअर से बात करता हूँ कि भैया रेट गिर रहे हैं, आपका कहना क्या है? तो एक ही स्टैंडर्ड जवाब मिलता है, अरे अनिल जी रेट तो इतने गिर गए, अभी स्कोप ही नहीं है गिरने के लिए। लेकिन 1.5 साल से यही मसला चल रहा है। तो जैसे आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्या होता है मालूम है कि ये टेक्नोलॉजी आज मान लो कुछ साल पहले जो ज़्यादा पॉपुलराइज हुई, समझ लीजिए 8-10 साल की अगर बात करें, मेनली जब से पॉपुलर होना चालू हुआ, तो जब मोनोपोलाइज बिजनेस होता है तो क्या है कि बीच में जो कुशनिंग या तो प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा होती है, या तो सबके पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है ग्रो करने की, या तो उसको फिर मार्केट में ऑफरिंग करने की। ठीक है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक हाई प्राइस बोलो या तो अच्छे मार्जिन के साथ में ये प्रोडक्ट बिकना चालू हुई, बट उसके साथ में क्या है कि दूसरी अच्छी टेक्नोलॉजी या तो जो ग्रोइंग वाले जो पोर्शन है
वो आए और मार्केट को द रियल जो कॉम्पिटिटिव, जो अफोर्डेबल टू द पीपल बोलते हैं, उस लेवल पे लेके आए। तो अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग इस जो प्राइस टैग में जो अभी जो ज्वेलरी या तो जो मान लो कि डायमंड्स आया है, तो उसको बाई कर सकेंगे, उसको ले सकेंगे और उसको कंटिन्यूसली, वो बोलते हैं ना कहीं आज मैंने एक बार एक दागिना बड़ा सेट बना लिया और उसके बाद में हो सकता है कि मैं लाइफ लॉन्ग सोच भी नहीं रहा हूँ कि ये मैं कभी और लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये लिमिटेशंस भी चला जाता है कि आज मैंने एक टाइप का दागिना लिया, मान लो कि मुझे एमरल्ड पसंद है तो मैंने चौकी का बैंगल बना लिया, बट ये खाली इसके ऊपर नहीं करना, मुझे हार्ट का भी कुछ करना है, मुझे पियर शेप का, पान शेप का भी मुझे पसंद है, मार्किसिस भी पसंद है। तो यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल वेराइटी, लोग उसकी डिजाइनिंग यूज भी करेंगे, बाई भी करेंगे। आज मान लो कि ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल में इतना बड़ा फिगर का वो साथ में रिस्क कैरी करना कोई नहीं चाहता है। तो क्या कि ट्रैवल के लिए मान लो कि आज लाइट वेट के स्टड से लेके, रिंग से लेके, ब्रेसलेट से लेके, वो सारे अलग अलग ले सकते हैं और उसके साथ में उनका कंटिन्यूएशन में वो आनंद उठा सकते हैं। क्योंकि इवेंचुअली जो प्रोडक्ट है उसका स्ट्रक्चरिंग है साइंटिफिकली, उसका जो भी जो क्या बोलते हैं साइंटिफिकली, प्रोडक्ट इवेंचुअली इट्स सेम ओनली। ओके, तो जहाँ तक थोड़ा सा हमने मार्केट स्टडी किया तो लोगों का कहना क्या है कि आज इंडिया में काफ़ी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, ग्रोइंग लेवल पे या ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, ये एक बात होगी। दूसरी बात ऐसा है कि चाइना से भी काफ़ी इंपोर्ट होता है। दोनों के भले ही सेगमेंट अलग हो, स्मॉल साइजेस में HPST है, लेकिन अभी स्मॉल बिगर साइज में भी HPST का माल आता है। और उसमें सुन लीजिए, मैं एक बार पूरा बताता हूँ आपको। तो क्या हुआ है, लोगों का ऐसा मानना है कि लोगों ने यूनिट्स तो डाल दिए मैन्युफैक्चरिंग। देखो अपनी सूरत की या फिर इंडिया की मेंटालिटी क्या है, वी आर वेरी गुड मैन्युफैक्चरर्स, बट व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग वो हमको अभी काफ़ी सीखना है। तो हुआ क्या है इन द शॉर्ट रन, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जितना देखो कोई भी मार्केट है ना एकदम ग्रो नहीं करता है, धीरे 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 ग्रो करता है। जैसे आपने कहा कि इंडिया इज ग्रोइंग, US भी ग्रो हो रहा है, लेकिन बाकी कंट्रीज में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो माल तो आ गया, बन गया, माल बन गया और आपके स्टॉक में है, पाइपलाइन में है। अब जिस लोग, आप तो बड़े, आपने शायद लोन नहीं लिया होगा, लेकिन जो ग्रोअर है, जो मैन्युफैक्चरर जिसने लोन लिया है, उसका तो इंटरेस्ट चढ़ गया। तो लोगों का ऐसा मानना है कि उन्होंने खर्चा कम करने के लिए या फिर वर्किंग कैपिटल्स के लिए माल निकालना शुरू किया कम भाव में, एंड समटाइम्स इट इज बिलो द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो होता क्या है कि अभी भाव टूटा तो अदर पीपल ऑल्सो ज्वाइन। और इसमें थोड़ा सा 2 साल पहले जाएं तो डायमंड फाउंड्री ने प्राइसेस कम किए थे सबसे पहली बार, और इंडियंस ऑल्सो ज्वाइंड। तो लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि कीरा बहुत भाव तोड़ रहा है। तो ये पूरी जो सिचुएशन के बारे में आपका फ्रैंक ओपिनियन दीजिए। देखो, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर लॉन्ग रन की बात करें तो वही बिजनेस सस्टेन होना है या चलना है जहाँ पे बहुत लिमिटेड मार्जिन ही है। हो सकता है कि हर कोई सर्वाइव भी नहीं कर पाए, क्योंकि एक एक्सपर्ट लेवल के बिजनेस जो है वही मॉड्यूल काम करने वाला है। हर एक मॉड्यूल सर्वाइव कभी नहीं कर सकता है। और चाहे कोई भी आप बिजनेस ले लो, आज मान लो गारमेंट का बिजनेस हो या तो ऑटोमोबाइल का हो या तो और कोई एसेसरीज का हो, आई थिंक वही लॉन्ग लास्टिंग चलता है। जब एक्स्ट्रा प्रॉफिटेबिलिटी है तो क्या है कि अनाप शनाप सर्विंग भी होता है, कुछ भी एडे टेढ़े रास्ते से लोग मान लो काम भी करते हैं। बट एक क्या है कि एक राइट अलाइनमेंट जो बोलते हैं, एक लेवल, आपने बोला कि पहले जो प्राइस था आपने सुना कि भाई हाँ अभी वो नहीं हो सकता है, बट क्या है कि यही चीज जब 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना एक स्टेबिलाइज हो जाती है, या तो हल्का सा जो आपने बताया कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए बेसिकली पैसा क्रिएट करने के लिए अंडर कॉस्ट भी बेचते हैं, तो हाँ वो हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। बट क्या है कि फिर देन वो सर्वाइव नहीं कर सकते। जब सर्वाइव नहीं कर सकते तो क्या है कि कंटिन्यू प्रोडक्शन करना, कंटिन्यू सप्लाई करना, आज मान लो ज्वेलरी बना रहे तो ज्वेलरी का क्रिएशन करना, रिटेलर को रेगुलरली उनका माल बना के देना, वो पॉसिबल नहीं बन पाता है। तो क्या है कि एक बार ये कंटिन्यूटी, आज मान लो कि आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ महीनों से
मेरे ध्यान में नहीं है कि कोई ग्रोइंग में कोई बढ़ा रहा है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि इफ एक लेवल से जब कम होता है तो इट इज अ बिग पेन पॉइंट। हाँ। हो सकता है कि भाई जेब में से पैसा भी जा रहा है, बट उसको अगर हम साइड में रख दें तो क्या है कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना वही चीज एक बार स्टेबिलाईज होके आती है। तो देखो, प्रोडक्ट सबको पसंद है, खाली एक ज्वेलर को मुझे पता है कि भाई माइंड में क्या है कि प्राइसेस डाउन हो रहे हैं, मैं क्या करूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं पैसा डाल रहा हूं, मेरा पैसा कम हो गया तो क्या, तो वो डर भी चला जाता है। और उसके बाद में क्या है कि आज की डेट में अगर देखें तो कंज्यूमर को माल लेना है, उनको पहनने है दागीना, बट ये जो ज्वेलर हर एक जगह पे अवेलेबल नहीं है राइट प्रोडक्ट के साथ में। जो अभी बहुत सारे ज्वेलरी हाउसेस कोई ब्रांड बना रहा है, कोई अपने स्टोर में रख रहा है, कोई अपना आज फैमिली मेंबर या तो बेटा हो गया, भाई हो गया, उनका एक स्प्लिटिंग करके आज मान लो कि उनकी अलग एक ब्रांड या तो ज्वेलरी स्टोर खोल रहे हैं। तो अभी ये चीज पहले जैसा नहीं होने वाला है, ये चेंज होगी और कस्टमर को, कंज्यूमर को राइट ज्वेलरी का ऑफरिंग भी मिलने वाला है, वो मुझे अभी दिख रहा है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज क्या है, ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अभी कई लोग अब देखा कि इंडस्ट्री बढ़ रही है और बढ़ने वाली है, तो एक मीडियम और छोटे ग्रोअर भी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आ गए। अभी बड़े ग्रोअर कहते हैं कि भैया वो सर्वाइव नहीं करेंगे, वो बंद हो जाएंगे। तो इट इज गुड, बिकॉज जो हेल्दी है, जो स्ट्रांग है, वही सर्वाइव करेंगे। ये एक चीज हो गई बात। और दूसरी बात ऐसी है, अहम बात, कि आप इंडिया में, जस्ट जानना चाहता हूँ आपसे कि इंडिया में आप कितने ज्वेलर्स के साथ काम करते हैं, अप्रोक्सीमेटली, रफली बताइए। एक तो आपने पहला फेस बोला कि सब लोग सरवाइव नहीं कर सकेंगे, तो एक्चुअली वो अच्छी बात तो नहीं हुई मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी बिजनेस है, हेल्दीनेस तभी रहती है, भले ज्यादा नहीं, कम प्रॉफिट, बट एटलीस्ट सर्वाइवल लेवल, या तो एक जो छोटा मार्जिन है वो तो होना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ हर एक टाइप के प्लेयर का काम चलना चाहिए, और हर एक प्लेयर, वो बोलते हैं ना, मार्केट में आके मेहनत करके अपना पैसा डाल के, पैसा भले छोटा, बट वो बना के ही खड़ा होना चाहिए, वो सही सिस्टम हुआ। मेरे हिसाब से जो राइटली काम करते हैं, सही मॉड्यूल के साथ में, सही सोच के साथ में, उनको ये प्रॉब्लम है भी नहीं। अच्छा, दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसा एक आपने बहुत इंटरेस्टिंग और सच्ची बात कही कि क्या होता है कि ये जो रेट का जो चक्कर है ना, वो सिर्फ B2B लेवल पे है, कंज्यूमर तक तो अभी लोगों को पता ही नहीं है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उसमें होता क्या है कि जैसा रिटेलर है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। क्या होता है कि वो लेना चाहता है माल, बोलता है अरे तो 2 महीना में भाव पड़ी गया, पाचा पड़ी जैसे, तो शू करूँ, बराबर है। हाँ। तो उसको कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ता है। तो उसका कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए रिटेलर का, क्योंकि देखो उसके पास इन्वेंट्री अगर बहुत कम है और कस्टमर आया और वो उसके पास इन्वेंट्री नहीं है, तो इट इज अ लॉस फॉर हिम आल्सो, इट इज लॉस फॉर द इंडस्ट्री। सही बात तो है। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं रिटेलर का? देखो, एक क्या होता है मालूम है, सबसे फाइनल बात तो वही है कि खुद को एक अपना एक वो रखना पड़ता है कि भाई क्या होगा, नहीं होगा। आज अभी एक हुआ प्रोडक्ट का, मान लो कि एक मैगजीन है आपका, तो एक मैगजीन का प्रिंटिंग कॉस्ट हुआ, तो प्रिंटिंग कॉस्ट इज नॉट अ रियल कॉस्ट। आज उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, नॉलेज इन्वॉल्व होता है, मैन पावर होता है, रनिंग कॉस्ट होती है। तो क्या है कि फाइनल कॉस्ट इज लाइक प्लस 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 होके, दैट इज द फाइनल कॉस्ट। अगर आप उसको राइटली अकाउंटिंग करके, काउंट करके, उसी पैटर्न में अगर मान लो कि आगे पुटअप नहीं करोगे, तो वो बिजनेस सर्वाइव नहीं होना है। तो जैसे आपने भी बताया कि भाई कई लोग लॉस करके ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कई लोगों के पास हो सकता है कि पूरी विजिबिलिटी भी नहीं है कि भाई जब आप 100 रुपए का कोई भी चीज बेचते हो या तो लाख रुपए का बेचते हो, तो दोनों उसके जो रनिंग एक्सपेंसेस, उसके परसेंटेजेस सारे घूम जाते हैं। तो कई चीजें क्या नहीं होती है, तो हो सकता है कि हर एक के माइंड में हर एक चीज बोलते हैं ना, फिट की हुई नहीं होती है, बट ये काम करने के अनुभव के बाद ही पता चलता है। तो एक बार क्या है कि एक बर्न होते हैं, तो उसके बाद में आगे वही चीज वो अकाउंटिंग करके प्रॉपर्ली ध्यान में रख के फिर चलते हैं। नहीं तो रिटेलर का हौसला बढ़ाने के लिए आप क्या, आपका मैसेज क्या है उनके लिए, रिटेल के लिए? मैं तो बहुत स्ट्रांगली मानता हूं कि आज मान लो अमेरिका
जिसको हम सबसे बड़ा मार्केट गिनते हैं, शायद टाइमलाइन हो सकता है कि थोड़ा अप डाउन हो। नेक्स्ट आज मान लो 3 से 5 साल में यूएस से बहुत बड़ा मार्केट अपना इंडिया बनने वाला है। अगर मान लीजिए कि अनिल प्रभाकर जी है, उनका रिटेल स्टोर है, मान लो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, हो सकता है कई लोगों का नहीं आएगा, तो आपने अगर सर्व नहीं किया तो बाकी के 10 लोग करने वाले हैं, और हो सकता है कि जो फर्स्ट मूवर अपॉर्चुनिटी होती है वो आप मिस करोगे। हाँ, तो लेकिन उनको कैसे आप एनकरेज करोगे ज्यादा माल रखने के लिए या मार्केटिंग करने के लिए? क्योंकि जैसा आपने बोला ना कि हाँ। खर्चे सब जगह होते हैं, ग्रोअर के खर्चे हैं, सही बात है। रिटेलर के खर्चे हैं, क्योंकि दे आल्सो हैव टू मीट द एक्सपेंसेस। हाँ, तो उसके लिए आपकी क्या राय है उनको? मतलब आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन जो बहुत कम लोग होते हैं कि भाई फ्यूचर की बात अलग है, जब माल बिकने लगेगा तब देखेंगे, लेकिन अभी क्या करूं मैं? तो आपका क्या कहना है? मैं थोड़ा सा आपको जानबूझ के ये सवाल डिटेल में पूछा। कई बार क्या होता है मालूम है कि आप जो रियल पता कब लगता है कि आप जब वो प्रोडक्शन लेवल पे या तो वो मार्केट पे अगर थोड़ा सा पता है कि भाई क्या क्या चल रहा है, कौन कंटिन्यू कर सकते हैं, कौन सी टाइप की प्राइस पे, नहीं तो फिर अटक जाते हैं। वो थोड़ा जिनका स्टडी एंड जो जिनके टच में है उनको पता चलेगा कि भाई कई सारे लोग हो सकता है कि भाई बैकवर्ड जा रहे हैं, कई लोगों ने आज अटका भी दिया है प्रोडक्शन। तो जब तक रियल पेन पॉइंट नहीं है, या तो मान लो कि जेब में से पैसा नहीं जा रहा है, कोई ऐसा करने वाला है नहीं। तो मेरे हिसाब से तो सबको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि भाई अभी जो प्राइस पॉइंट से होलसेल मार्केट में जो माल बिक रहा है वो बहुत राइट एंड रीजनेबल है एंड कंटिन्यू होने वाला है। और दूसरी, अगर उसे एक स्टेप आगे बढ़ते तो क्या होता है कि होलसेल में बहुत ही थीन मार्जिन है, रिटेलर के पास में बहुत अच्छा मार्जिन है। तो मान लो कि जो सोच रखी है उससे थोड़ा अप या डाउन भी हुआ तो उससे उनको एक्चुअल में फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप जो आपका जो सप्लाई चेन मैकेनिक्स है, उसमें आप होलसेलर को देते हो या डायरेक्ट रिटेलर को देते हो? इंडिया में हम दोनों टाइप के हाउसेस के साथ में काम कर रहे हैं। अच्छा, होलसेलर के साथ में भी? हाँ, होलसेलर हो गए, मीन्स जो खुद मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरी करके जो आगे मान लो कि रिटेलर के साथ में काम करते हैं, तो उनको जिनको लूज चाहिए उनको लूज का पूरा सप्लाई करते हैं, एंड जिनको ज्वेलरी खुद के स्टोर के लिए डायरेक्ट ज्वेलरी यूज करना है एज ए प्रोडक्ट, तो उनको भी हम सप्लाई करते हैं। तो राजेश जी, हाँ, आप है ना पूरा वैल्यू चेन में आ गए, जैसा माइंस टू मार्केट जैसा, लेकिन जो लास्ट माइल है रिटेल, हाँ, तो आप रिटेल में आना चाहते हैं या नहीं तो क्यों नहीं? स्ट्रांगली आंसर इज नहीं। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि सबका अपना अपना एक एरिया होता है या तो एक्सपर्टी लेवल होता है। तो हम मानते हैं कि हमारा जो भी पास्ट एक्सपीरियंस, जो टीम बिल्डिंग, प्रोडक्ट मेकिंग, ये सारा हमारा B2B का आज तक फोकस रहा है, और उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छी प्रोडक्ट बना के बहुत सारे लोगों को वर्ल्ड वाइड सप्लाई किया है, एंड हैप्पीली उन लोगों ने आगे ग्रोथ किया है। तो बोलते हैं ना कि देखो 10 चीजें अच्छी होती है, अपने को सब नहीं लूटने जाना है, या तो हर एक चीज को कवर अप नहीं करना है। जहां पे हमारी एक्सपर्टी है उसमें हमारी एक्सपर्टी यूज करें, और सही पार्टनर को साथ में रख के क्लोजली टाई अप के साथ में हमें राइट सप्लाई देके उनको और हमको दोनों को साथ में आगे बढ़ना है। आई एडमायर योर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। तो आपने जो कहा पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का कैसा है? आई एम जस्ट डूइंग लाउड थिंकिंग। अभी पार्टनरशिप कैसा है कि कई लोगों ने कर चुके हैं कि कोई एक रिटेलर है, आपको मालूम है कि उसकी स्ट्रेंथ है कि उसके कस्टमर अच्छे हैं, उसका नेटवर्क अच्छा है, तो ऐसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करके अगर आपके पास प्रपोजल आया कि भाई आप डे टू डे रनिंग में मत आइए, लेकिन आप हमारे इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ दो टाइप के इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, इक्विटी, और इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ गुड्स। आपके क्या विचार है? ऐसे टाइप के पार्टनरशिप में आपको इंटरेस्ट है? देखो, हमारी अगर बात करें तो आज तक का हमारा सोच वही रहा है कि हम ज्वेलरी और डायमंड रिलेटेड बिजनेस को छोड़ के कहीं पे हमारा सोच रहा ही नहीं है। इसको इनेबिलिटी बोलो या तो अपने बिजनेस का, अपने बिजनेस का हेल्दीनेस जो है, और अपना बिजनेस के ऊपर बिलीफ कि भाई पता है कि भाई ये चीज में अपना एक्सपर्टी है, ओके, यहाँ पे अपने को कॉन्फिडेंस है,
और जो है वो पूरा इन्वेस्ट से लेके सारा अपने को इसी में डाल के अपने कस्टमर या तो अपने स्केल को बड़ा करना है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ज्वेलरी की ही बात, ज्वेलरी के रिटेलर को आप आज क्या होता है कि मैं तो हमेशा एक क्या होता है माइनिंग हो गया है या तो मान लो कि नेचुरल की अगर बात करें, देन दूसरा मॉड्यूल आता है कि आज मैन्युफैक्चरिंग हो गया या तो देन उसके बाद में पॉलिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ज्वेलरी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग हो गया एंड देन उसके बाद में ज्वेलरी रिटेलिंग हो गया। तो बहुत बड़ा एरिया है ये। तो आप हर एक चीज को आज मान लो माइनिंग में, तो माइनिंग में एलजीडी की जब हम बात करते हैं तो मान लो हम लोग माइनिंग में भी है ऑलरेडी और सबसे बड़े माइनर है आज या ग्रोवर है। बिल्कुल ओके, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग पूरा हमारा इन हाउस है। हाँ, एक बात आज मान लो कि आज हम ग्रीन एनर्जी की बात करें, हाँ सस्टेनेबिलिटी, हाँ सस्टेनेबिलिटी, तो 25 मेगावाट का हमारा प्लांट ऑलरेडी अप रनिंग है। 25 मेगावाट, हाँ 25 मेगावाट का नहीं, गुजरात में ही है। गुजरात में, हाँ, और हमारे और अपने प्लांट आ रहे हैं कि जो हम उसकी कैपेसिटी हम लोग और बढ़ाने वाले हैं और हमारा सोच वही है कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर से ग्रीन डायमंड बना के आगे बेचना कि जो पर्यावरण को किसी को कुछ नुकसान नहीं करता हो, वो सबको बेनिफिटेड हो। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आज जो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो वो उसमें से आपका काम निकल जाता है, आप कार्बन न्यूट्रल हो गए हैं? वही हमारा सोच है कि भाई फ्यूचर के लिए हमारा जो टोटल यूसेज है हम उसी तरफ में जाए कि जहाँ पे हम ग्रीन एनर्जीज को यूज करके हमारा टोटल प्रोडक्शन को हम कवर अप करें। वो समय थोड़ा लगने वाला है बट 1 by 1 हमारा ऑलरेडी एडिशन चालू है और हमारा और सोलार जो हमने वो किए हैं उसके हमारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। वेरी गुड। तो आपने बहुत विस्तार से जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। अभी एक वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन। तो अभी देखो, जैसे आपने बहुत एक अच्छी और सही बात कही कि पहले अमेरिका ही मार्केट था, हाँ, अभी हिंदुस्तान भी है, सम पार्ट्स ऑफ यूरोप और ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी तरह से डेवलप हो गया है। तो आप मेरे को बताइए कि ये धीरे धीरे बढ़ने वाला है, तो आपको नेक्स्ट 2 years में कौन से कंट्रीज में पोटेंशियल नजर आता है और आपका फ्यूचर प्लान क्या है? देखो हम तो ग्लोबल कंपनी है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जोन या एरिया के ऊपर ही फोकस करते हैं। हम लोग इंटरनेशनली हर एक टाइप के क्लाइंट के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, सबके साथ में क्लोजली कनेक्टेड रह के हम सप्लाई, वेदर ज्वेलरी हो गया या तो लूज डायमंड हो गया, हम लोग ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं। और ये खाली इंडिया का पोजीशनिंग नहीं है, मैंने जो बताया वो हो सकता है कि कोई कंट्री में वो स्लोली ग्रो हो रहा है, कोई कंट्री में मिड पेस में ग्रो हो रहा है और कोई कंट्री में और फास्ट जा रहा है। बट अगर हम कहेंगे कि भाई आज से कुछ सालों के बाद में पूरी दुनिया के हर एक कंट्री में एक लेवल का एक स्केल बढ़ जाएगा और लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी का वो लोग आनंद उठा सकेंगे, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, ये 100% होने वाला है। अच्छा, एक मुद्दा एक सवाल पूछना रह गया कि आपने फैंसी शेप्स और फैंसी कट्स के बारे में, इनोवेटिव कट्स के बारे में बताया। फैंसी कलर के बारे में आपकी क्या रीडिंग है? हम लोग ऑलरेडी मान लो फैंसी कलर की अगर बात करो तो येलो जो आता है, जो फैंसी येलो जिसको हम बोलते हैं, तो फैंसी येलो हो गई है, पिंक कलर हो गया, जो नेचुरल में आज समझो कि एक डिजायरनेस खाली माइंड में ही रहती है और आगे बढ़ ही नहीं सकती, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अच्छे पिंक के कलर हो गए, ब्लू हो गए, ग्रीन हो गए, तो हम लोग वो सारे कलर के भी सर्विंग ऑलरेडी शुरू हो गई है। हाँ, हम लोग कर रहे हैं। हाँ। मतलब लूज लेवल या ज्वेलरी लेवल दोनों? लूज लेवल एंड देन जिसको ज्वेलरी में मान लो कि चाहिए उनको ज्वेलरी लेवल पे भी, दोनों। तो आपका मानना है कि ये सेगमेंट अच्छा ग्रोथ दिखाएगा? 100% होगा, 100% होगा। देखो मैं एक पर्टिकुलर, हम मान लो एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कि ये कोई लिमिटेड एक चीज नहीं है, एक प्रोडक्ट नहीं है। आज हर एक ज्वेलर आएगा या तो बहुत सारे ज्वेलर आएंगे जो अपनी अपनी सोच, अपना प्रोडक्ट कैटेगरी या तो अपना जो कलेक्शन का जो स्टाइल है या तो अपना ऑफरिंग है वो करेंगे और हर एक कैटेगरी चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई चीज करने लगेगा, बट
अलग अलग ब्रांड पोजीशनिंग या तो जो खुद का जो एबिलिटी है को जहाँ पे एक खुद का स्ट्रेंथ है उसको ध्यान में रख के हर कोई अलग अलग अपने अपने ऑफरिंग करेंगे और सब लोग सक्सेस होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करने में काफ़ी नई जानकारी मिली। आपने जो समय दिया उसके लिए आपका शुक्रिया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी इन टच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभाकर जी, वेरी नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। कीरा की तरफ से आपका स्वागत है।